जोई सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी रेलवे ब्रिज एंड टनल की सीरीज चल रही है उसमें हमारा रेलवे का पार्ट कवर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम ब्रिज पढ़ रहे हैं। ब्रिज में हम थर्ड चैप्टर को देखने वाले हैं। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, ब्रिज में भी 2 चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं। तो ये हमारा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये सीरीज है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आज हमारा ब्रिज का जो थर्ड चैप्टर है, स्थल चयन तथा आंकड़े एकत्रित करना, यानी कि साइट सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंदर पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। साइट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि ब्रिज जो होता है बहुत कॉस्टली पड़ता है अगर ब्रिज जहाँ पर भी बनाना होता है। तो इसलिए ब्रिज को बनाने से पहले, ब्रिज को बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका है साइट सिलेक्शन है कि साइट हमको कहाँ सिलेक्शन करना पड़ेगा, कहाँ पर ब्रिज देनी चाहिए, कहाँ पर नहीं देनी चाहिए, कि जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता हो, ज़्यादा यूज हो सके, वहीं पर हमको ब्रिज बनाना चाहिए। तो इसके लिए साइट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ब्रिज बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है साइट का सिलेक्शन करना कि कहाँ पर हमको ब्रिज बनानी है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ऐसे ही आपकी सॉइल मैकेनिक्स की और सर्वे सेकंड की भी क्लासेज यहाँ पर चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुल के लिए स्थल का चयन। पुल के लिए स्थल का चयन हम कैसे करेंगे? जो ब्रिज हमारा होता है, ब्रिज बनाते हैं तो सबसे पहले हमको स्थल का चयन करना पड़ेगा, फिर हम ब्रिज को बनाएंगे कहाँ पर हमको ब्रिज देने की आवश्यकता है। तो किसी भी स्थायी पुल का निर्माण करने में अत्यधिक धन का व्यय होता है, इसलिए पुल के निर्माण कार्य से पूर्व महत्वपूर्ण कार्य इसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना है। यानी कि जो निर्माण कार्य होता है पुल का, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है कि इसके लिए स्थल का चयन करना। अगर सही स्थल का चयन हम करेंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, तब अगर पुल आपका बनता भी है, निर्माण लागत भी उसकी ज़्यादा लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर वो सही रहता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज हो रहा है। मान लीजिए कहीं ऐसे जगह पे हम बना दिए पुल जहाँ पर ऐसा संरेखण कर दिए कि उसके बीच में पुल आ गया और उस एरिया में कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम लोग वहाँ यूज कर पाते हैं उस पुल का, तो वहाँ पर वैसे बनाना बेकार हो जाएगा आपका। इसलिए उसके स्थल का चयन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम। पुल के लिए स्थल चयन करने में मितव्ययिता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पुलों अथवा सड़कों की निर्माण लागत को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार पथ कर लगाती है। जो टोल टैक्स आपने सुना होगा, टोल टैक्स आपको हाईवे वगैरह पे लगते हैं, दिया जाता है, जो भी गाड़ियाँ जाती है टोल टैक्स देती हैं। तो टोल टैक्स क्यों लगाया जाता है ये आज तक आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा। टोल टैक्स जो आपका होता है, टोल टैक्स को हम हिंदी में बोलते हैं पथ कर, ठीक है। राज्य सरकार ये टोल टैक्स लगाती है। तो ये क्यों लगाती है? जो पुल होता है या फिर जो सड़क का निर्माण कार्य होता है, उसी के जो निर्माण लागत होती है, जो भी लागत लगी हुई होती है, उसको लेने के लिए, उसको वसूलने के लिए टोल टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुलों अथवा सड़कों की निर्माण लागत को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार पथ कर यानी कि टोल टैक्स लगाती है। कुछ स्थानों पर इसका चयन सड़क एवं रेल पथ के अनुसार किया जाता है, क्योंकि कभी कभी पुल के संरेखण को बदलना उचित नहीं होता है। इसका चयन हम जो भी रोड होता है, जो भी रेलवे होता है, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। क्योंकि अगर पुल हम पहले बना लेंगे और बाद में रोड और रेलवे का जो भी चीज़ें हैं, अगर बाद में अगर कहीं और से हमको ले जाना हो, तो पुल को बदलना आपके लिए जो उचित नहीं होता है। इसीलिए हम उसको उसके अकॉर्डिंग देखते हुए फिर उसके स्थल का चयन करते हैं कहाँ पर हमको पुल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पुल के लिए स्थल चयन को प्रभावित करने वाले ऐसे विभिन्न कारक हैं। जो भी कारक है जो पुल को प्रभावित कर सकते हैं, पुल के लिए स्थल चयन को प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं कौन कौन से कारक है। पुल के लिए स्थल चयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला आपका है समकोण कारक, मृदा की धारण क्षमता, नदी के दृढ़ किनारे, न्यूनतम चौड़ाई, निघर्षण, फिर आप देख सकते हैं संपर्क मार्ग, निर्माण सामग्री, निर्माण लागत और श्रमिक। ये सभी कारक है जो पुल के स्थल चयन को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला आपका समकोण कारक है। सड़क अथवा रेल मार्ग का पुल जहां तक संभव हो नदी आदि को समकोण पर पार करना चाहिए, ऐसे पुल की सामर्थ्य अधिक होती है। दूसरा हमारा है मृदा की धारण क्षमता। जिस स्थान का पुल के लिए चयन करना है वहां की नदी तल से नीचे की मृदा की भार धारण क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे पुल के लिए एक मितव्ययी नींव तैयार की जा सके। जो मृदा की भार धारण क्षमता होती है वो आपकी सही होनी चाहिए। नदी के दृढ़ किनारे,
पुल स्थल पर दोनों ओर के किनारे पर्याप्त ऊंचे व स्थिर होने चाहिए ताकि उस स्थान पर नदी सुधार कार्यों की आवश्यकता न पड़े। नेक्स्ट हमारा है न्यूनतम चौड़ाई। पुल स्थल पर नदी की चौड़ाई न्यूनतम होनी चाहिए, जिससे पुल की लंबाई घट जाती है और निर्माण में भी कम आता है। जो आपकी अगर नदी की चौड़ाई कम होगी तो पुल की लंबाई घट जाएगी। कैसे घटेगी? जैसे आपका देखिए ये कोई नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही है सीधे, तो नदी की लंबाई तो ये हो गई, लेकिन चौड़ाई उनकी क्या है? ये वाली है। तो नदी की चौड़ाई में ही हम पुल बनाते हैं। जैसे इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए पुल बनाते हैं। तो नदी की जो चौड़ाई होती है वही हमारी पुल की लंबाई हो जाती है। पुल की लंबाई उतने ही चौड़ाई में, जितनी नदी की चौड़ाई होती है उतना ही लंबाई में हम पुल बनाते हैं। पुल उतना ही लंबा होता है। तो नदी की चौड़ाई कम होगी तो पुल की लंबाई भी हमारी कम ही रहेगी, जिससे उसकी निर्माण लागत कम आएगी। नेक्स्ट हमारा है निघर्षण। जिस स्थान पर पुल के लिए चयन किया गया वहां पर नदी तल का निघर्षण न्यूनतम होना चाहिए। यदि निघर्षण कम नहीं है तब वहां पर कटाव के कारण पुल की नींव क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है संपर्क मार्ग। पुल को क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि पुल का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। जो संपर्क मार्ग है, पुल को क्षेत्र के सभी, जो भी उस एरिया में जितने भी मुख्य मार्ग हैं उन सभी मार्गों को पुल के मार्ग से जोड़ देना चाहिए, सभी को लाभ प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस पुल का यूज हो सके। निर्माण सामग्री। पुल के लिए ऐसे स्थल का चयन करना चाहिए जहाँ पर पुल से संबंधित निर्माण सामग्री निकट ही उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट हमारा है निर्माण लागत। पुल के लिए ऐसे स्थल का चयन किया जाए जहां निर्माण लागत न्यूनतम हो। श्रमिक। पुल के निर्माण कार्य के लिए कुशल श्रमिक पर्याप्त संख्या में निर्माण स्थल के निकट के क्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सभी कारक थे जो पुल के निर्माण स्थल को प्रभावित, जो स्थल चयन होता है उसको प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुल आंकड़ों का संकलन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ब्रिज डाटा। पुल आंकड़ों का संकलन। पुल के अभिकल्पन के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें बहुत ही शुद्धता के साथ सावधानी पूर्वक एकत्रित करना चाहिए। पहला आपका सर्वेक्षण तथा नक्शे, दूसरा आपका है अधिकतम निस्सरण, जलोत्थान, निघर्षण। तो ये सभी आंकड़ों का संकलन करना चाहिए। फिर हमारा है बौद्ध क्षेत्र, मुक्तांतर, फ्रीबोर्ड जिसे बोलते हैं, जलमार्ग, पुल का मितव्ययी पार्ट। तो इन सभी जो आंकड़े हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। इनका कलेक्शन हमें कैसे करना है, जो ब्रिज का डाटा है ये सभी डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है सर्वेक्षण तथा नक्शे, सर्वे एंड प्लान्स। सर्वेक्षण में हमको क्या करना है कि पुल का स्थल चयन करने के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किए जाते हैं। पहला आपका आविक्षण सर्वेक्षण, प्रारंभिक सर्वेक्षण और विस्तृत सर्वेक्षण। ये आप पहले भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस स्थल पर जाकर उसका ऐसे जनरली हम उसको देख लेते हैं, वहाँ पर कैसी ज़मीन है, अगल बगल में क्या चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हम ऐसे देख कर आते हैं। फिर हम प्रारंभिक सर्वेक्षण उसका करते हैं, फिर उसके बाद हम विस्तृत सर्वेक्षण करते हैं। तो सर्वेक्षण में 3 पार्ट आ जाते हैं, 3 स्टेप आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नक्शे। ऊपर वर्णित सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित नक्शे मानचित्र तैयार किए जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले सूचक मानचित्र, इंडेक्स प्लान, स्थल मानचित्र, समुच्च मानचित्र, नदी की अनुप्रस्थ काट, नदी की अनुदैर्ध्य काट और संरचना के मानचित्र। तो ये सभी हम प्लान नक्शे तैयार करते हैं। ऊपर जो भी संरेखण किए रहते हैं, सर्वे किए रहते हैं, उसके आधार पर हम ये सारे नक्शे तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सूचक मानचित्र। जो आपका मानचित्र है वो क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सूचक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें हमको तैयार करनी पड़ती हैं। इस मानचित्र में पुल तथा नदी के आसपास के क्षेत्र, सड़कें, नदी नाले, टीले, घाटी, नगर, रेल मार्ग, स्टेशन, नहरें एवं मुख्य स्थलों को दर्शाया जाता है। इस मानचित्र पर पुल का स्थल एवं वैकल्पिक स्थल को भी स्पष्ट दिखाया जाता है। सूचक मानचित्र 1 सेंटीमीटर = 500 मीटर के पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो जो सूचक मानचित्र उसको हम 1:500 जो आपका रेशियो है, तो इसके स्केल पर हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्थल मानचित्र। इस मानचित्र में पुल के प्रस्तावित स्थल से 100 मीटर प्रति प्रवाह तथा अनुप्रवाह की दूरी तथा पुल के दोनों सिरों से 500 मीटर की चौड़ाई तक का नक्शा तैयार किया जाता है। इस नक्शे में निम्न सूचनाएं अवश्य दर्शानी चाहिए। कौन कौन सी सूचनाएं इसमें दर्शानी चाहिए? पहला आपका है नदी, सड़क एवं पुल का नाम और नंबर। दूसरा आपका है वर्तमान सड़क, पुल एवं पहुंच मार्ग की स्थिति, जल प्रवाह की दिशा, पुल स्थल के निकट गांव और नगर के नाम और स्थिति, पुल स्थल के निकट मुख्य स्थल जैसे कुआं, टीला, भवन आदि। वहाँ का उस जगह का हम जाते हैं, देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अगल बगल में क्या चीज़ें हैं, अगल बगल में कौन कौन से गांव है, तो पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है समुच्च मानचित्र।
कंटूर प्लान, नदी के जलग्रहण क्षेत्र जिसका अपवाह पुल के नीचे से निकलता है का समुच्च मानचित्र हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा नदी का अनुप्रस्थ काट, नदी के कम से कम 3 अनुप्रस्थ काट तैयार किए जाते हैं। यह क्रमशः एक प्रस्तावित स्थल पर तथा पुल से उचित दूरी पर प्रतिप्रवाह जो अप स्ट्रीम होता है डाउन स्ट्रीम में अनुप्रस्थ काट के मानचित्र का क्षैतिज पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर तथा ऊर्ध्वाधर पैमाना जो आपका होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर रखते हैं। नदी की अनुप्रस्थ काट के मानचित्र पर नदी तल, उच्च बाढ़ तल, निम्न जल स्तर, सामान्य भूमि तल, तटबंध, पहुंच मार्ग, नदी की गहराई, नदी का वास्तविक तथा संभावित दिघर्षण इत्यादि स्पष्ट दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है नदी की अनुदैर्ध्य काट, पुल के लिए प्रस्तावित स्थल से 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम की दूरी तक का अनुदैर्ध्य काट तैयार किया जाता है। इस नक्शे में नदी तल, सामान्य जल तल, उच्च बाढ़ तल, निम्न जल स्तर, पुल की प्रस्तावित स्थिति, नदी की ढाल इत्यादि दर्शाए जाते हैं। तो इसमें ये सभी चीजें दर्शाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है संरचना के मानचित्र, पुल के वास्तविक निर्माण के लिए अभिकल्पन के आधार पर विस्तृत मानचित्र तैयार किए जाते हैं जिसमें सभी आवश्यक माप एवं आरेख दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिकतम निस्सरण, ये क्या होता है आपका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। नदी में अधिकतम निस्सरण हमेशा बाढ़ के समय ही होता है। पुल के अभिकल्पन में पुल के नीचे नदी से होने वाले अधिकतम निस्सरण का अनुमान लगाना आवश्यक है। अधिकतम निस्सरण निम्नलिखित विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। पहला आपका है बाढ़ के पुराने चिन्हों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है गत वर्षों के आंकड़ों के द्वारा, अनुभाविक सूत्रों के द्वारा, विवेकी विधि द्वारा और बाढ़ निस्सरण वक्रों के द्वारा। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम डिस्चार्ज ज्ञात कर लेते हैं। पहला आपका क्या है, जब किसी नदी में बाढ़ आती है तब वो आसपास के पेड़ों, खंभों, पक्के मकानों इत्यादि पर अपने निशान छोड़ जाती है। ऐसे चिन्हों का प्रयोग करके उच्च बाढ़ तल यानी कि हाई फ्लो लेवल ज्ञात किया जाता है। इसके बाद उपयुक्त विधि से अधिकतम निस्सरण ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट हमारा नदी में आई बाढ़ अथवा वर्षा के गत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अधिकतम निस्सरण का मान ज्ञात किया जा सकता है। फिर हमारा अनुभाविक सूत्रों के द्वारा अधिकतम निस्सरण ज्ञात किया जा सकता है और यह सूत्र हमारा निम्नलिखित है। कौन कौन से सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं बाढ़ का जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। पहला आपका है डीकेन का सूत्र। डीकेन सूत्र है QP इक्वल टू C इंटू A पावर 3/4। QP आपका क्या है, अपवाह निस्सरण क्यूमेक में। A आपका अपवाह क्षेत्र है। C आपका स्थिरांक है जिसका मान 6 से 30 तक हो सकता है। फिर आपका उत्तर भारत के क्षेत्र के लिए C का मान जो हम रखते हैं 11.5 रखते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रियूज सूत्र। QP इक्वल टू C इंटू A पावर 2/3। QP आपका अपवाह निस्सरण क्यूमेक में, A आपका अपवाह क्षेत्र, C आपका स्थिरांक और सामान्यतः C का मान 6.8 लिया जाता है समुद्र तल से 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश सूत्र। 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जलग्रहण क्षेत्रों के लिए आप लेते हैं QP इक्वल टू 124 A/√A प्लस 10.4 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर 1000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्रों के लिए अगर हम लेंगे तो उसका ये फार्मूला हो जाएगा 124 √A - 2.62 इंटू A - 2.59। नेक्स्ट हमारा है विवेकी विधि द्वारा निम्न सूत्र से अधिकतम निस्सरण का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आपका फार्मूला है QP इक्वल टू 1/36 K इंटू PC इंटू A से। तो यहाँ से आपका K अपवाह गुणांक है, PC आपका वर्षा तीव्रता है और ये आपका अपवाह क्षेत्र है। इस विधि का प्रयोग 500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए किया जाता है। नदी में जब कभी भी बाढ़ आती है तब उसका निस्सरण वक्र बनाया जाता है। इस वक्र के द्वारा भी अधिकतम निस्सरण ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलोत्थान। जलोत्थान आपका क्या होता है, पुल निर्माण के समय नदी में प्रस्तंभों एवं अंत्याधारों के निर्माण के कारण नदी का जल मार्ग पुल के नीचे कम हो जाता है, जिस कारण प्रतिप्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम का जल स्तर कुछ ऊपर उठ जाता है। इसे ही जलोत्थान कहते हैं। जलोत्थान पुल के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम के जल तलों का अंतर होता है। जलोत्थान के प्रभाव से पुल के नीचे पानी का वेग बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं जलोत्थान हम किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। आपको अगर क्लियर है कि हम एबटमेंट यानी कि अंत्याधार और प्रस्थ हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब पुल हम बनाते हैं
जैसे मान लीजिए पुल है, पुल बना रहे हैं और इसके ऊपर सड़क जो चल रही है, तो पुल के नीचे जो हम साइड में दो अंत्याधार बनाते हैं, बीच में हम प्रस्तंभ बनाते हैं, पियर बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब पुल के नीचे जो होता है जलमार्ग पुल के नीचे कम हो जाता है और इसके कारण अप स्ट्रीम का जल स्तर कुछ ऊपर उठ जाता है। देखिए ऐसे आपका नदी का जल जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, तो बीच में आपका अंत्याधार होता है, फिर प्रस्तंभ होता है, फिर अंत्याधार होता है, इसके बीच में जो होता है कहीं कहीं जल का स्तर ऐसे उठ जाता है, अप स्ट्रीम जैसे ऊपर हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जलोत्थान बोलते हैं। इसी को देखिए जो अप स्ट्रीम होता है और डाउन स्ट्रीम होता है उसका अंतर जो होता है वही हमारा जलोत्थान कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है जलोत्थान का मान हमेशा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इसका मान जितना कम होगा पुल की सुरक्षितता उतनी ही बढ़ जाती है। जलोत्थान की गणना निम्न सूत्र से हम कर सकते हैं, मैरीमेन सूत्र से। ये आपका फार्मूला है H=50 V²/G × L² / I² - 1। ये आपका जलोत्थान है मीटर में। जलोत्थान आप समझ गए होंगे कि जो आपका अप स्ट्रीम होता है और ये मान लीजिए अप स्ट्रीम है और ये आपका डाउन स्ट्रीम है, तो इसका जो अंतर होता है ये आपका जलोत्थान कहलाता है। जी आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, V आपका नदी का औसत वेग, L आपका नदी की सामान्य चौड़ाई, I आपका पुल के नीचे जलमार्ग की कुल चौड़ाई और C आपका निःसरण गुणांक। नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है मोल्सवर्थ, मोल्सवर्थ जो फार्मूला उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ये फार्मूला आपका दिया गया है। नेक्स्ट हमारा निघर्षण। निघर्षण क्या होता है, जब नदी में पानी के तेज प्रवाहित होने के कारण नदी के तल का कटाव होने लगता है तब इसे हम निघर्षण कहते हैं। जब तेज प्रवाहित होने के कारण आपका क्या होता है, नदी का तल कटने लगता है तब इसे हम निघर्षण कहते हैं। निघर्षण के कारण नदी में पानी की गहराई बढ़ती जाती है। यदि निघर्षण को रोकने के लिए उचित कदम न उठाए जाएं तब निरंतर पुल के नीचे मृदा कटाव होने के कारण पुल के नींव के आसपास की मृदा कटकर बह जाती है और इससे पुल असुरक्षित हो जाता है। निघर्षण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते चाहिए। कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए इसको रोकने के लिए? पहला आपका है प्रस्तंभों की आकृति ऐसी बनानी चाहिए जिससे जल में भंवर उत्पन्न न हो। दूसरा आपका है पुल के निकट पानी का प्रवाह विशुद्ध होना चाहिए, टर्बुलेंट होना चाहिए। तीसरा आपका है पुल के नीचे पर्याप्त चौड़ाई में जलमार्ग रखना चाहिए जिससे बाढ़ के समय नदी प्रवाह अधिक न होने पाए। नेक्स्ट हमारा है पुल के नीचे मृदा कणों का आकार, माप, भार तथा संसंजन ऐसा होना चाहिए ताकि जल का कटाव शीघ्र न हो पाए। नेक्स्ट हमारा है नींव को नदी में अधिकतम निघर्षण तल से भी पर्याप्त नीचे तक बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है निघर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए उचित गहराई तक पाइलें गाड़ देनी चाहिए। पाइलें आप समझ रहे होंगे, पाइलें गाड़ देनी चाहिए। निघर्षण का मान ज्ञात करने के लिए भारत की जलोढ़ नदियों में अधिकतम निघर्षण के लिए लेसी रिजिम सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो आपका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। लेसी रिजिम का जो सूत्र है उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेसी सिल्ट गुणांक आपका कितना होता है, इसका मान नदी तल की मृदा के आकार के अनुसार समांतर 0.4 से 15 तक लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा है अपवाह क्षेत्र। कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये आप इरिगेशन में पढ़े होंगे। किसी नदी के ऊपरी भाग में स्थित वह संपूर्ण क्षेत्रफल जहां से वर्षा जल बहकर नदी में आ जाता है वह आपका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। किसी नदी के ऊपरी भाग में स्थित वह संपूर्ण क्षेत्रफल जहां से वर्षा जल बहकर नदी में आ जाता है वह आपका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। प्रत्येक नदी का अपना अलग अलग जलग्रहण क्षेत्र होता है। जिस नदी का अपवाह क्षेत्र जितना अधिक होगा वर्षा के समय उतना ही अधिक जल नदी में आता है। तो ये आपका कैचमेंट एरिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुक्तांतर। फ्री बोर्ड आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। किसी पुल की अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर के मुख्य गर्डरों अथवा पाटन स्लैब की तली से उच्च बाढ़ तल हाई फ्लो लेवल तक की ऊर्ध्वाधर दूरी आपकी मुक्तांतर कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि किसी पुल की जो ऊपर स्ट्रक्चर आपका होता है जिसपे आप जो स्लैब होता है पुल का, ठीक है, और पुल के नीचे जो आपका उच्च बाढ़ तल होता है, नदी का जो पानी नदी में रहता है, जो हाई फ्लो लेवल से हम थोड़ा ऊपर बनाते हैं पुल को जिससे आपका बाढ़ भी आता है तो पुल आपका पानी में डूबे ना, तो इसी के बीच का जो अंतर होता है हाई फ्लो लेवल और जो आपका सुपर स्ट्रक्चर के मुख्य गर्डर जो पाटन स्लैब पे लोग चलते हैं पुल जब बन जाता है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वही आपकी फ्री बोर्ड कहलाती है। मुक्तांतर इसलिए दिया जाता ताकि नदी में तैरते हुए वृक्ष, जीव, कचरा इत्यादि आसानी से पुल के नीचे से बिना किसी अवरोध के निकल जाए। समांतर विभिन्न प्रकार के पुलों के अनुसार मुक्तांतर का मान निम्नलिखित है। जैसे डार्ट पुल के लिए, आर्च ब्रिज के लिए हम देते हैं 300 mm, ऊंचे पुल के लिए हम 600 mm और गर्डर पुल के लिए 600 से 100 mm हम मुक्तांतर फ्री बोर्ड देते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाटरवे, जलमार्ग।
तो जलमार्ग आपका क्या होता है, पुल के सभी पार्टों के क्षेत्रफल का योगफल जिनसे अधिक निस्सरण क्रांतिक वेग सीमा के भीतर रहते हुए निकल सके, वह आपका पुल का जलमार्ग कहलाता है। जल का क्रांतिक वेग नदी तल की मृदा पर निर्भर करता है। सामान्यतः ये 3 मीटर प्रति सेकंड लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पुल का मितव्ययी पार्ट। इकोनॉमिकल जो स्पान होता है अब ब्रिज, ये क्या होता है, किसी पुल का वह पार्ट जिसका प्रयोग करने से पुल की लागत न्यूनतम आती है, वह पुल का मितव्ययी पार्ट कहलाता है। किसी भी पुल की लागत उस पुल के पार्ट पर निर्भर करती है, उसके स्पैन पर ही निर्भर करती है। अगर स्पैन ज़्यादा होगा तो पुल की निर्माण लागत ज़्यादा आएगी। यदि पार्ट बड़ा है तो पुल की जो लागत होती है बढ़ जाती है, और यदि पार्ट छोटा रखा जाए तब पुल में प्रस्तंभों की संख्या आपकी बढ़ जाती है, तब भी पुल की लागत होती है आपकी बढ़ती है। तब पार्ट की लंबाई एवं प्रस्तंभों की संख्या को इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि पुल की लागत मितव्ययी हो। पुल का मितव्ययी पार्ट ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित मान्यताएं लेते हैं। पहला आपका है, पुल के सभी पार्ट की लंबाई बराबर ली जाती है। अंत्यधार एवं प्रस्तंभों की लागत जो नींव सहित होती है स्थिर रहती है। मुख्य गड्ढरों की लागत पार्ट के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मान लिए गए हैं। पुल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कुल पार्टों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। एक पार्ट की लंबाई, एक प्रस्तंभ की लागत, एक अंत्याधार की कुल लागत, एक पहुंच मार्ग की लागत, एक पार्ट गर्डरों की जो पार्ट गर्डर है उसकी लागत, एक पार्ट के फर्श एवं रेलिंग की लागत। विस्तृति जो आपकी है यहाँ से हम निकाल लेते हैं, पुल की कुल लागत आपकी यहाँ से निकल जाएगी। उपरोक्त समीकरण में n = L बाई स्मॉल एल रखने पर, ठीक है, तो ये फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद से उपरोक्त समीकरण में यल के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। उसके बाद से जो यल के स्मॉल यल के न्यूनतम मान के लिए dc/dt = 0, जब इसका अवकलन हम कर रहे हैं तो 0 रख लेंगे। फिर यहाँ से हम जो मान आपका जो फार्मूला आता है Cp = xl², इस प्रकार समीकरण Cp = xl² से सिद्ध हुआ कि पुल की न्यूनतम लागत होने के लिए एक प्रस्तंभ की नींव सहित लागत एक पार्ट के गर्डरों की लागत के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये प्रूव किया गया है कि कितने बराबर होनी चाहिए न्यूनतम जो लागत है पुल की, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो यही आपका सिद्ध हुआ है यहाँ पर। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार पुल के प्रकार के अनुसार पार्ट की मितव्ययी लंबाई जो होती है निम्नलिखित रखी जा सकती है। कितनी रखी जा सकती है, तो पुल का आपका प्रकार है IRC के अनुसार है, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, और दूसरा आपका पार्ट की लंबाई है। तो स्लैब पुल के लिए जो पार्ट की लंबाई होती है वो 1.5 PH रखी जानी चाहिए। टी धरन पुल के लिए 1.75, डार्ट पुल के लिए 2 और इस्पात कैंची पुल के लिए 3। यह आपका मितव्ययी पार्ट है और यह आपका नींव की तली से प्रस्तंभ की कुल ऊंचाई है। तो ये था आपका जो भी हम साइट सिलेक्शन कर रहे थे, डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं, कैसे करते हैं ब्रिज बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।